हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंटेक्स क्वेश्चन। आज करेंगे पेज नंबर 32 के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट। Show that those observation are in agreement with the law of conservation of mass। ठीक है, क्या बोला वो आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और रिएक्शन में जो जो चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है उनकी अमाउंट भी आपको दे रखी है, मेंशन की हुई है। 5.3 6 ग्राम, 0.9 8.2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो केमिकल रिएक्शन है और उसकी जो अमाउंट दे रखी है आपको, क्या ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये आपको शो करना है, दिखाना है। कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं वो आपको शो करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तभी तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे ना। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, देखो पहले वो लिख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ला क्या बोलता है आपको कि एक केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। इसकी दो या तीन डेफिनेशंस बनती है। सेकंड डेफिनेशन में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास जो होता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके मास के इक्वल होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का टोटल मास एंड प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होता है आपका, इक्वल रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहले इसको एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। This states that mass can neither be created, can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. In chemical reaction, इसके सेकंड डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, वो और लिख के साथ में। और क्या बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of product, total mass of products। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम रिएक्शन राइट कर लेते हैं। रिएक्शन में जो बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड। प्लस कहीं पे एसिटिक एसिड भी दिया हुआ है, कहीं पे इथेनोइक एसिड भी दिया हुआ है, दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप एसिटिक एसिड लिख सकते हो या आप इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड गिव्स, क्या मिलता है आपको, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इनकी जो अमाउंट दे रखी है वो अमाउंट भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कितना दे रखा है आपको, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम्स। इथेनोइक एसिड इज 6 ग्राम एंड सोडियम एसीटेट इज गिवन 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.2 ग्राम एंड वाटर इज 0.9 ग्राम। ओके, तो अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें शो करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की दोनों डेफिनेशन हमने लिख रखी है, इसको सिंपली शो करना है। कैसे शो करोगे आप, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये प्रूव हो जाता है तो आपका ये फॉलो कर रहा है, वरना फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आप रिएक्टेंट के जो मास है उनको ऐड कर लो और प्रोडक्ट का जो मास है उनका टोटल कर लो। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आपका अपने आप फॉलो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। करके देख लेते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड जो होते हैं इस एरो के लेफ्ट में जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट है, इनका मास आपका दिया हुआ है, इनको ऐड कर लेते हैं। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। ओके,
नाउ किसके इक्वल प्रूव करना है इनको, मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी वो भी निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एरो के राइट जो होता है वो क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका मास लिखना है हमें, कितना है 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये भी 11.3 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इम्प्लाई दिस फॉलो इस दस वी कैन से दैट, दस वी कैन से दैट it follows law of conservation of mass, कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बोलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1:8 में कंबाइन करते हैं। ठीक है, मास की रेशियो दे रखी है, और क्या बनाते हैं आपका वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पुट किया गया है आपके सामने, अगर हमने क्या किया कि जो हाइड्रोजन का मास है उसको हमने 3 ग्राम ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने क्या लिया आपका 3 ग्राम, तो उसके लिए हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वाटर बन जाए वापस 1:8 में, वापस वाटर बन जाए, सेम रेशियो आ जाए, वाटर बन जाए हमारा। ठीक है, तो सिंपली पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या है आपका वो लिख लेते हैं। क्या बोला हुआ है, H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव वाटर, ये आपको वाटर ये रिएक्शन मिलती है। बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप 2 लगा के, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका रिएक्शन है। उसके बाद क्या बोला हुआ है 1:8, मतलब 1 और 8, 1 पार्ट इसका और 8 पार्ट इसके क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एटम्स ऑफ या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो को में कैसे दिखाते हैं वो लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, किसके इक्वल दिया आपको 1:8, मतलब 1/8 आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए अब, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बी एक्स, लेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स ग्राम्स। ठीक है, नाउ अब इसको इसमें वैल्यू में इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना बोला हुआ बेटा आपको 3 ग्राम्स, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आपको निकालना है, उसको एक्स माना एक्स पुट कर लो, इज इक्वल टू 1/8। इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 × 8 ग्राम इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हो, वी नीड 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, वी नीड 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हो आप इसको, जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चैप्टर में क्या बोला हुआ है कि 2 लॉज थे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के 2 लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने इन दोनों लॉज के बेस पे एक थ्योरी दी जिसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उसी से क्वेश्चन है, सिंपली 2 क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बना है या उससे लिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम, क्या आंसर क्या आएगा आपका सिंपली। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट जो है, एक पोस्टुलेट ऐसा बोला गया है कि उन्होंने सबसे मेन पॉइंट क्या बोला
कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको एक रिएक्शन के अंदर ना तो आप बना सकते हो ना ही आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही आपका पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या ले गया, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट atoms are indivisible in indivisible particles which can not be created or destroyed in a chemical reaction. Is result of लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, इस आंसर को आप एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग से भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें हम क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब हम मास की बात करते हैं, रिएक्टेंट के मास की और प्रोडक्ट के मास की, ठीक है, तो मास किसका लेते हैं हम, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। रिएक्टेंट स्पीसीज जो हैं उनमें जो एटम्स प्रेजेंट है उन्हीं का एटॉमिक मास तो लेते हैं, ठीक है। उसी से हम क्या बना देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम देखें, इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम ना ही तो बन रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। जब एटम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मास में चेंज कैसे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यही लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के से उठा के इस पॉइंट को लिया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी उनकी रेशियो जो होती है, मास की रेशियो जो होती है, डेफिनेट प्रपोर्शन जो होता है, वो प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। कोई भी केमिकल स्पीसीज है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है या एटम्स जो है वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन, मास के डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट है जो इस लॉ से लिया गया है, ठीक है। तो क्या आएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज पोस्टुलेट कौन सा पोस्टुलेट, द रिलेटिव number and kind of atoms are constant in a given compound is result of law of definite proportion, डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपके पेज नंबर 32 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए, 4 क्वेश्चन से चारों हमने कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसको हम उस टॉपिक को हम अलग से एक स्पेशल वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।